हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th में फिज़िक्स का फर्स्ट लेसन फिज़िकल वर्ल्ड। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फिज़िक्स में कि फ़िज़िक्स किसे कहते हैं। देखिए, फ़िज़िक्स पहली बात तो हिंदी में से भौतिक विज्ञान कह देते हैं। क्या होता है फ़िज़िक्स, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। Physics is the branch of science in which deals with matter and energy and their natural interactions। क्या मीनिंग हो गया? फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम नेचुरल फिनोमेना यानी जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। और किसके बारे में पढ़ते हैं? मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर क्या होता है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th-10th क्लास में कि मैटर हिंदी में पदार्थ को कहते हैं और मैटर जो हमारे आसपास जितने भी थिंग्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं। वो 3 स्टेट में पाई जाती हैं। कौन-कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी हमारे आस-पास जो भी चीज़ें होती हैं वो या तो ठोस अवस्था में होती हैं या द्रव या फिर गैस अवस्था में होती हैं। ठीक है? तो हम उनकी स्टडी करते हैं। एंड एनर्जी, एनर्जी की स्टडी करते हैं, स्पीड की, डिस्टेंस की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की। ये सब चीज़ें आपको डिटेल में लेसन में पढ़ने को मिलेंगी। तो इस टाइप की जितनी भी नेचुरल फिनोमेना होती हैं उनकी स्टडी हम फिज़िक्स में करते हैं। तो ये साइंस की एक ब्रांच है। साइंस की और भी ब्रांचेज़ हैं जैसे ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। ठीक है? लेकिन उनकी स्टडी हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है? उनकी डिटेल में आपको नेक्स्ट टॉपिक्स में बताया जाएगा। बट यहाँ हम जिस साइंस की जिस ब्रांच के बारे में स्टडी कर रहे हैं वो है फिजिक्स। तो क्लियर हुआ आपको? इसकी देखिए एक डिफिनेशन और है, फिजिक्स द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। यानी फिजिक्स नेचुरल ब्रांच की ही क्या है? फिजिक्स जो है वो साइंस की एक नेचुरल ब्रांच है। क्लियर हो गया आपको? इसके बाद हम पढ़ लेते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के भी कुछ टाइप्स हैं, कुछ उसकी ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी है? मैकेनिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, ऑप्टिक्स, ऑस्किलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी कह देते हैं, और मॉडर्न फिजिक्स। इन सब फिजिक्स की हम स्टडी आपके 11th क्लास में ही करेंगे। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो इस लेसन से पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, वो है वीकेस्ट फोर्सेस। सबसे वीक फोर्स कौन सा होता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो हमारे अर्थ के थ्रू हम जितने भी पार्टिकल्स जो हवा में होते हैं उन्हें अर्थ अपनी साइड क्या करती है? अट्रैक्ट करती है और उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे वो जितने भी हवा में गई हुई चीज़ें होती हैं वो सब नीचे ही आ जाती हैं। इस फोर्स को ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं जो अर्थ के द्वारा लगाया गया होता है। इसके बाद और कौन-कौन से फोर्सेस होते हैं? जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए टाइप्स ऑफ फोर्सेस, तो देखिए फोर्स में एक तो आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ लिया, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। अगर बाकी फोर्सेस की बात की जाए तो बहुत सारे फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स भी होते हैं, लेकिन अगर कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड हो गया मैग्नेटिक फोर्स, फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर है ग्रेविटेशनल फोर्स आपने यहाँ पढ़ लिया, फिर है मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, इलास्टिक फोर्स। इन सब की भी स्टडी हम अलग लेसन में ही कर लेंगे। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज मैटर। तो मैटर दैट एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई का मीनिंग होता है प्रेजेंट इन स्पेस एंड ग्राउंड एंड अराउंड अस। यानी जो चीज़ें स्पेस में पाई जाती हैं या हमारे आसपास हैं वो सब क्या है? मैटर है। और वो 3 स्टेट में ही हो सकती हैं, या तो वो सॉलिड होंगी या लिक्विड होंगी या फिर वो गैसेज होंगी। जैसे सॉलिड में आपके आयरन आ जाएगा, रॉक आ जाएगा, ठीक है, कॉपर, इस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी। लिक्विड में आपका ब्लड हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। इस तरीके की चीज़ें किस में आ जाएंगी? लिक्विड में। गैसेज में आपको पता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस हो जाएंगे। तो जितने भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं अपने वर्ल्ड में, अपने पूरे स्पेस में, तो वहाँ पर हमें 3 टाइप्स की थिंग्स मिलती हैं, या तो वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं या लिक्विड फॉर्म में होती हैं या गैस फॉर्म में होती हैं। क्लियर हो गया आपको? अब देखिए नेक्स्ट इसमें आप पढ़ेंगे लेसन। कौन सा लेसन है ये? नेक्स्ट लेसन है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या होगा यूनिट एंड मेजरमेंट? इसका मतलब समझ लेते हैं पहले। तो देखिए डिस्टेंस है, टाइम है, इन सब चीज़ों को हमें क्या करना होता है? मेज़र करना होता है। तो इनको मेजरमेंट के लिए हमने क्या किया? एक यूनिट बनाई है। अब यूनिट क्या होती है? 2 टाइप्स की होती हैं, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट। तो हम इनके ही बारे में इस लेसन में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं यूनिट किसे कहते हैं। जो भी हमने आपको एक्सप्लेन किया वही यहाँ पर इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे। टू मेजर एनी फिजिकल quantity, a small definite quantity considered, this definite quantity is called unit। यानी किसी भी डिवाइस को या किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए हमें क्या करना होता है? उसकी क्वांटिटी को मेज़र करना होता है। उसकी इस क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हम किसी डिवाइस का यूज़ करते हैं और वो डिवाइस बता देती है कि उसका कितना वेट होगा, उसकी कितनी स्पीड होगी, उसी को हम यूनिट कह देते हैं। ठीक है, अब यूनिट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अभी हमने बताया यूनिट्स 2 टाइप्स की होती हैं, एक फंडामेंटल यूनिट और दूसरी ड्राइव्ड यूनिट। तो पहले हम स्टडी करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं। तो देखिए फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? द यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। यानी वो यूनिट जो इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी जो किसी और की हेल्प से नहीं लाई गई होती हैं, उन्हें क्या कह देते हैं? फंडामेंटल यूनिट। जैसे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को हम किस में मेज़र करते हैं? मीटर में, किलोमीटर में। ठीक है,
ऐसे ही मास को हम किस में मेज़र करते हैं, ग्राम में, किलोग्राम में, ठीक है। ऐसे ही टाइम को हम किस में मेज़र करते हैं, सेकंड में, आवर में, मिनट में। क्लियर हो गया आपको। ऐसी इलेक्ट्रिक करंट को हम किस में मेज़र करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, यानी इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में मेज़र करेंगे, ठीक है। ऐसे ही थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को हम किस में मेज़र करेंगे, केल्विन में। आमतौर से जो हम लोग टेम्परेचर मेज़र करते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वो सेल्सियस होता है, यानी उसे सी से डिनोट करते हैं। बट ये कौन सा टेम्परेचर है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, तो उसे केल्विन में मेज़र करेंगे। इसके बाद आ जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के अमाउंट को कैसे मेज़र करेंगे, तो मोल में मेज़र करेंगे। क्लियर हो गया आपको। मैटर को भी किस में मेज़र करेंगे, मोल में। मैटर में भी आप पढ़ चुके हैं सॉलिड लिक्विड गैस, यानी सॉलिड लिक्विड गैस को हम मोल में भी क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं और नाप सकते हैं। क्लियर हो गया आपको। इसके बाद आ जाती है सेकंड ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है, द यूनिट विच आर मेड बाय टू और मोर देन टू फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट। क्या मतलब हो गया, ड्राइव्ड यूनिट वो होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से क्या करी जाती हैं, निकाली जाती हैं, यानी इसमें फंडामेंटल यूनिट की हेल्प ली जाती है, तब हमें ड्राइव्ड यूनिट मिलती हैं। क्लियर हो गया आपको। तो देख लीजिए कौन कौन सी हैं, जैसे एरिया, तो एरिया क्या हो गया, ड्राइव्ड यूनिट हो गई। कैसे, इसमें लेंथ और ब्रेथ है, आपको पता है लेंथ और ब्रेथ दोनों ही डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो डिस्टेंस अभी आप पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस किस में आती है, फंडामेंटल यूनिट में आती है। इसका मतलब फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से हमने एरिया को फाइंड कर लिया। क्लियर हो गया। लेंथ इनटू ब्रेथ, ऐसी वॉल्यूम है, वॉल्यूम में लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है, तो वॉल्यूम भी हो गया ड्राइव्ड यूनिट। इसके बाद आ जाता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी होती है और अपॉन में क्या होता है, टाइम। तो अभी आप पढ़ चुके हैं टाइम क्या है, टाइम एक फंडामेंटल यूनिट है, सेकंड इसकी यूनिट होती है, ठीक। तो एक्सेलरेशन भी इसीलिए क्या हो गया, ड्राइव्ड यूनिट हो गया। फिर आ जाती है वेलोसिटी। वेलोसिटी भी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये भी क्या हो गई, एक ड्राइव्ड यूनिट हो गई। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो कुछ इस टाइप से पूछा जाता है कि एरिया की डायमेंशनल वैल्यू बताइए। तो पहले तो एरिया का फॉर्मूला लिखिए, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को भी हमने एल से डिनोट करा और ब्रेथ को भी एल से, तो एल की पावर यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, 1 1 मिलके कितनी होगी, 2। तो हम कह देंगे एरिया की डायमेंशनल कितनी होती है, 2। ऐसे ही फिर वॉल्यूम का भी आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ लिख लेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखिए एल एल एल, तो लेंथ के लिए से एल की पावर 1, ब्रेथ के लिए से भी एल की पावर 1 और हाइट के लिए से अभी एल की पावर 1। तो 1 + 1 + 1 मिलके कितने हो गए, 3। तो यहाँ लिख दिया एल की पावर 3। आया समझ में आपके, ये हो गया वॉल्यूम। फिर आ जाता है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए लिखा हमने एल और टाइम के लिए लिखा टी। अब देखिए टी की पावर +1 है, लेकिन जैसे ही हम ये टी को डिवाइड से किस में लाएंगे, एल के पास मल्टीप्लाई में लाएंगे, तो इसकी +1 वाली पावर किस में आ जाएगी, माइनस में। तो इसलिए स्पीड का जो डायमेंशनल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एल टी -1। आया समझ में आपके। इसके बाद हम पढ़ लेंगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होता है फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को भी एल से डिनोट करते हैं और अपॉन में टाइम के लिए से क्या लिखेंगे, टी। अब ये टी फिर से +1 है इसकी पावर, उसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये माइनस। तो इसका वेलोसिटी का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल टी -1। ये इसकी डायमेंशनल वैल्यू है, ये पूछी जाती है आपसे, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे या जब आपसे कहेंगे व्हाट इज़ वेलोसिटी, एक्सप्लेन इट विद डायमेंशनल वैल्यू, यानी वेलोसिटी क्या होती है उसे बताइए, तो आप डेफिनेशन लिख देंगे। उसके बाद आप उसका ये फॉर्मूला लिख देंगे, फिर साथ में आपको उसकी डायमेंशनल वैल्यू भी लिखनी होगी। तो आपको ये डायमेंशनल वैल्यू फाइंड करनी आनी चाहिए, बस इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप वैल्यू लिख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है एक्सेलरेशन। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाती है इसकी वैल्यू भी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का भी आप फॉर्मूला लिख चुके हैं, एल टी -1, वही हमने यहाँ पर क्या कर दिया, लिख दिया एल टी -1। और टाइम कितना था, टी, तो टी +1 है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा, -1। तो एल तो वैसे ही रहा, टी -1 और -1 मिलके माइनस माइनस कितने हो गए, 2 हो गए। तो एल टी -2, -1 और -1 मिलके कितने हो गए, -2। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया एल टी -2। देख लीजिए यहाँ से वेलोसिटी से ही एक्सेलरेशन फाइंड हुआ। इसका मतलब जितने भी फॉर्मूले हैं ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर आपको फर्स्ट फार्मूला पता है तो उससे सेकंड बन जाएगा, सेकंड पता है तो उससे थर्ड बन जाएगा, फिर फोर्थ। इस टाइप से ये सब आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद हम पढ़ लेंगे फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए हम एम ही लिखेंगे और एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी आप फाइंड कर चुके हैं, एल टी -2। तो देखिए एम एल टी -2, ये देखिए फॉर्मूला बन गया एम एल टी -2। क्लियर हो गया आपको। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी -2, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, एल, तो एल की पावर +1 और यहाँ भी एल की पावर +1, तो एल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। एम एल टू टी -2, ये देखिए लिखा हुआ है एम एल टू टी -2। क्लियर हो गया आपको। इसके बाद फॉर्मूला है पावर का। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की यूनिट कितनी होती है, अभी आप यहाँ से वर्क फाइंड कर चुके हैं, कितना होता है, एम एल टू टी -2। तो देखिए लिख दिया वर्क,
ml2t-2, ठीक। इसके बाद टाइम कितना होता है t, तो t की पावर +1 है, ऊपर चली जाएगी तो -1 हो जाएगी और t-2 पहले से, तो एक -1 t वाला और एक -2 वाला, तो -1 और -2 मिलके -3 हो गए, इसलिए लिख देंगे ml2t-3। ये देखिए, यहाँ पे हमने सॉल्व करके भी दिखाया, ml2 t ये +1 था, ऊपर आके ये -1 हो गया और एक 2 t जो था वो माइनस में चल रहा था, तो माइनस का 2 और माइनस का 1 मिलकर -3 हो गए, ये देखिए ml2t-3, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? कैसे हमें पता चली पावर के डायमेंशनल वर्क से, क्योंकि वर्क की हमने पहले डायमेंशन लिखी है ml2t-2 और टाइम की क्या लिखी t, बस फाइंड हो गया। देखिए ml2t-3, तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये जितनी भी यूनिट्स हैं ये सब आपस में कनेक्टेड है। अगर आपको इनके फॉर्मूले पता होंगे, डायमेंशन 1-2 की पता होंगी, तो बाकी की डायमेंशन आप ऑटोमेटिकली एग्जाम में क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, चाहे आपको याद कर ना भी गए हों, ठीक है। तो डायमेंशंस को याद करने की ज़रूरत नहीं होती, समझने की ज़रूरत होती। आपके एग्ज़ाम में, वाइवा में, प्रैक्टिकल में भी एग्ज़ामिनर जो होते हैं, जो अलग से आते हैं, ठीक है, बाहर से, वो भी आपसे स्कूल में जब वाइवा या प्रैक्टिकल चल रहा होगा तो वहाँ पे ओरली ये क्या कर लेंगे, पूछ लेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपका याद किया हुआ वहाँ पे काम नहीं आएगा। अगर आपने समझ रखा है किस टाइप से डायमेंशन वैल्यू निकाली जाती है, तो आप वहाँ पे एकदम से फ़ौरन क्या कर लेंगे, एग्जैक्ट कैलकुलेट करके वहाँ पर बता देंगे। क्लियर हो गया? अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए हम लिखते हैं m और वॉल्यूम अभी आप फाइंड कर चुके हैं L3 होता है, तो देखिए m/L3। अब देखिए L3 प्लस का है, ऊपर लाएंगे तो L कितना हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो गया डेंसिटी का, ml-3। आया समझ में आपके? तो देख लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और आप एग्जाम में इसी टाइप से पूछे जाते हैं, रिटन फॉर्म में भी और ओरल फॉर्म में भी, मतलब वाइवा की फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। इसके बाद फार्मूला आ जाता है टॉर्क का। तो देखिए टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फार्मूला, फोर्स की डायमेंशन आप अभी फाइंड कर चुके हैं, कितनी होती है, mlt-2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम L लिखते हैं, तो एक L ये और एक L ये, तो L 2 हो गए, L2 हो गए यहाँ पर, तभी हमने लिख दिया ml2t-2, ठीक है। तो देखिए टॉर्क का फार्मूला भी हमें कैसे पता चल गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से। तो अगर आपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पढ़ रखा है, उसकी डायमेंशन के बारे में आप जानते हैं, तो आप उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो टॉर्क की भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को किस तरीके से फाइंड करेंगे, मास इंटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के बारे में आपको पता है, मास को m से डिनोट करते हैं और वेलोसिटी का अभी आप वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, कितनी है वेलोसिटी की वैल्यू, Lt-1, तो m से इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गया mlt-1। क्लियर होगा आपको? इसके बाद एक काइनेटिक एनर्जी, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है कि व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको वो भी एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाएगा। अभी यहाँ पे आपको इसकी डायमेंशनल वैल्यू और फार्मूला देखना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हाफ लिख दिया, मास, मास के लिए हम m लिखेंगे और वेलोसिटी के लिए अभी आपने फार्मूला पढ़ा था Lt-1, तो Lt-1 लिख के वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो Lt-1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। ये देखिए कर दिया Lt-1, यानी अब L भी 2 हो जाएंगे और T भी कितने हो जाएंगे, 2। ये देखिए L भी हो गए 2 और T भी कितने हो गए, 2, तो फार्मूला बन गया ml²t-2। क्लियर होगा आपको? इसके बाद हम पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है एंगल अपॉन टाइम। एंगल के लिए कोई भी वैल्यू नहीं होती, यानी 1 मान लेंगे, और टाइम, क्योंकि एंगल को हम डिग्री में डिनोट करते हैं और डिग्री का मतलब है नंबर्स, तो नंबर्स को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसलिए हमने 1 सपोज कर लिया। और टाइम के लिए क्या लिखते हैं, टी, तो टी की पावर +1 है, ऊपर लाएंगे तो -1 हो जाएगी, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला, डायमेंशनल वैल्यू क्या होगी, t-1। इसके बाद है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन वही है, क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है t-1 और एक नीचे क्या है t, तो t+1 है, ऊपर आकर -1 हो जाएगा, तो -1 और -1 मिलकर कितने हो जाएंगे, -2। इसलिए एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशनल वैल्यू हो गई t-2, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अभी आपने एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड की है, यहाँ पर लिख देंगे t-1, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml2, तो ml2 से t-1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा ml2t-1, तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशनल वैल्यू क्या हो जाएगी, ml2t-1। क्लियर हो गया आपको? इसके बाद आता है प्लांक्स कांस्टेंट। ये भी आप स्टडी करेंगे इसके आगे के लेसन्स में, ठीक है, नेक्स्ट लेसन्स में, तो यहाँ पे इसकी पहले वैल्यू पढ़ लेते हैं। प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक कौन थे, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो इनके लिए वैल्यू क्या बताई गई है, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ml2t-2, और फ्रीक्वेंसी कितनी का फार्मूला क्या होता है, t-1, ये इसकी डायमेंशनल वैल्यू होती है। t-1 को ऊपर ले आएंगे तो t+1 हो जाएगा, ये देखिए t-1 था तो इसको क्या कर लिया, ऊपर ले आया, तो ये कितना हो गया, t-2। क्लियर हो गया आपको? फ्रीक्वेंसी के लिए हम लिखते हैं टी,
ठीक है। टी की वैल्यू +1 है, ऊपर आके कितनी हो जाएगी -1, तो टी -2 और एक -1 मिलके कितने हो गए -3। तो यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, टी की वैल्यू कितनी होगी +1 होगी, इसलिए ऊपर आके -1 हो जाएगी, तो -1 और -2 मिलके हो गए -3। और Ml2 तो वैसे ही चल रहा था तो Ml2 को वैसे ही लिखा, सिर्फ यही तो चेंज हुआ है। देखिए टी +1 था, ऊपर आके हो गया -1, -1 और -2 मिलके -3 हो जाते हैं। ये सब तो आप 4th 5th क्लास में ही अच्छे से पढ़कर आ चुके हैं कि प्लस 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 होता है, माइनस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो सेम साइन ऐड होते हैं और अपोजिट साइन सब्सट्रैक्ट होते हैं, यानी माइनस हो जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ लेंगे एनर्जी के लिए क्या होती है डायमेंशनल वैल्यू। तो एनर्जी का पहले फॉर्मूला पढ़ेंगे, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। मास को हम m से लिखते हैं और वेलोसिटी का बहुत पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्या होता है LT-1, और साथ में वेलोसिटी का स्क्वायर भी बोला गया, तो LT-1 का हम स्क्वायर कर देंगे। तो L का स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर, T-1 का स्क्वायर करेंगे तो T-2, और m तो मल्टीप्लाई में चल रहा था तो m मल्टीप्लाई में लिखा रन दिया, ML स्क्वायर T-2। ये किसका डायमेंशनल वैल्यू हो गई एनर्जी की। ठीक है, उसके बाद कई बार पूछ लिया जाता है कि जो अभी आप यूनिट पढ़ चुके हैं यहाँ पर, देखिए अभी आपने यूनिट पढ़ी थी फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट, तो कई बार पूछ लेते हैं कि यूनिट कितनी टाइप्स की होती हैं। तो यूनिट जो है पूरे वर्ल्ड में 3 टाइप्स की ही यूज़ की जाती हैं। फर्स्ट होती है CGS सिस्टम, सेकंड होती है MKS सिस्टम और थर्ड होती है FPS सिस्टम। बस इसकी फुल फॉर्म पढ़ लीजिए, ये ज़्यादा डिटेल में अब नहीं पूछा जाता, पहले पूछा जाता। CGS होता है सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम, MKS होता है SI सिस्टम, MKS को SI सिस्टम भी कहते हैं, ये हमारे इंडिया में यूज़ करा जाता है। ठीक है, बाकी ये वाले CGS सिस्टम और FPS सिस्टम इंडिया में नहीं यूज़ किए जाते हैं, ये फॉरेन कंट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह में। ठीक है, MKS होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, FPS होता है फुट पाउंड सिस्टम। क्लियर हो गया आपको। इसके बाद हम पढ़ लेंगे एरर के बारे में। एरर का मीनिंग क्या होता है, अनसर्टिनिटी इज एन एनी मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। यानी कोई भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे किसी भी चीज़ को हम नाप रहे हैं, तौल रहे हैं, तो उसमें हमसे क्या हो जाए, मिस्टेक हो जाए, इसको ही हम क्या कह देते हैं, एरर कह देते हैं। इसके भी बारे में सिर्फ ये पूछा जाता है कि एरर कितने टाइप्स के होते हैं या उनका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो देखिए एरर 3 टाइप्स के होते हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। सिर्फ आपको इनके फॉर्मूले पते होने चाहिए बस। ठीक है, इन पे न्यूमेरिकल आएगा, वहाँ सॉल्व कर दीजिएगा। तो एब्सोल्यूट एरर क्या का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजरमेंट वैल्यू। यानी इसका कैसे हम फाइंड करेंगे, जो आपको वैल्यू गिवन है वो और जो आपने मेज़र की है उस वैल्यू को इसमें से माइनस कर देंगे तो आपको रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। रिलेटिव एरर क्या होता है, जो वैल्यू आपको गिवन है और जो वैल्यू आपकी फाइंड होके आई है उन दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपको रिलेटिव एरर की वैल्यू मिल जाएगी। परसेंटेज एरर का मतलब क्या होता है, आपको पता है परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो वैल्यू आपको गिवन है और बाद में जो आप मेज़र करके लाए उन दोनों को डिवाइड करिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको वो वैल्यू परसेंटेज में मिल जाएगी, इसलिए हम इसे परसेंटेज एरर कह देते हैं। तो ठीक है, एरर का भी आई होप आपको मीनिंग समझ गए होंगे। और इसमें कोई अगर डाउट्स हो आपको इन 2 लेसन्स में तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने और फ्रेंड्स से भी शेयर करें और उन्हें जो टॉपिक्स ना समझ में आए उन्हें भी क्या करें, कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें कि वो जो भी क्वेश्चंस हैं वो सर से पूछ सकते हैं, और जो डाउट हो उनके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। ओके।